वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एम कुमार सिंह, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। फिर से पी ब्लॉक का जो 15 ग्रुप चल रहा था उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। हाँ, तो ध्यान से देखें, आज हम लोग को ग्रुप 15 में हम लोग आगे वाला टॉपिक देख रहे हैं। ग्रुप 15 में हम लोग का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हो चुका था। आज हम लोग को देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति रिएक्टिविटी जो होगी उसमें इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्साइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो 2 ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एक वैलेंसी 3 वाला और एक वैलेंसी 5 वाला। तो जो ऑक्साइड्स का जो जनरल फार्मूला होगा, ऑक्साइड्स का जो जनरल फार्मूला होगा वह होगा E2O3 एंड E2O5। E2O3 एंड E2O5। E2O5 एंड E2O3 ऊपर वाला ट्राई ऑक्साइड है और नीचे वाला पेंटा ऑक्साइड है। तो ये जो ट्राई ऑक्साइड्स होते हैं उसमें 3 प्रकार के ऑक्साइड का नेचर माना जाता है। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होंगे जो एसिडिक कैरेक्टर के होंगे, कुछ ऑक्साइड्स बेसिक कैरेक्टर के होंगे और कुछ एम्फोट्रिक कैरेक्टर के होंगे। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड, वे एसिडिक कैरेक्टर के होंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर एसिडिक। आर क्या? एसिडिक। दैट मीन्स नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड जो होंगे ट्राई ऑक्साइड वे एसिडिक कैरेक्टर वाले होंगे। जो सेकेंड वेराइटी के जो ऑक्साइड्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये मेटलॉइड होते हैं और इनके ऑक्साइड एम्फोट्रिक कैरेक्टर के होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक बोलने का मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक किसको कहते हैं? एसिडिक प्लस बेसिक। इनका कैरेक्टर कैसा होता हो? एसिडिक प्लस बेसिक। ये एसिडिक भी हो सकते और बेसिक भी हो सकते। और एक जो लास्ट वेराइटी का जो ऑक्साइड्स है ट्राई ऑक्साइड, वह है बिस्मथ का ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ। यह मेटल है, इसलिए इसका ऑक्साइड जो होगा वह बेसिक होगा। ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ इज बेसिक। इसका कैरेक्टर कैसा होगा? बेसिक कैरेक्टर। अब E2O5 जो है, पेंटा ऑक्साइड जो है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा एलिमेंट का। इसके सभी ऑक्साइड्स एसिडिक कैरेक्टर वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑल ऑक्साइड्स आर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ऑल ऑक्साइड्स आर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। इनके सभी ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक कैरेक्टर के होंगे। एसिडिक कैरेक्टर।
अब हम लोग को थोड़ा सा ये कभी कभी ऑक्साइड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी पूछा जा सकता है कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। अब सपोज करिए एसिडिक कैरेक्टर अगर हमको चेक करना है एक ट्राई ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर अगर पेंटा ऑक्साइड से देखा जाए तो पेंटा ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा आता है। अगर मैं N2O3 ले लूँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और एक N2O5 लेता हूँ, तो इसमें स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर पूछा जाए इनके एसिडिक कैरेक्टर किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का अधिक होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर अधिक होगा। N2O3 से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? N2O5, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर N का यहाँ +3 आएगा, और यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +5 होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। OH के इंक्रीज होने से एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो एक क्वेश्चन ये हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बट अगर आपसे यह पूछा जाए कि ट्राई ऑक्साइड में या पेंटा ऑक्साइड के अंदर क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर, तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, साइज बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होगा। जैसे अगर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर का कोई अलग ऑर्डर बना रहे हो, अगर हमको देखना है ट्राई ऑक्साइड में, जैसे N2O3 है, अब नाइट्रोजन के बाद के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके जो ट्राई ऑक्साइड होते हैं वे डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग P4O6 लिख सकते, फिर Sb4O6 लिख सकते, AS4O6 लिख सकते, क्योंकि ये डाइमर बना रहे हैं, और Bi2O3 है। इनमें अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, देन फास्फोरस का, देन एंटीमनी, यहाँ पर आर्सेनिक को पहले लिखना था, इसको हम लोग ऑर्डर में पहले लगा लेंगे, AS4O6, और देन क्या आ जाएगा? Sb4O6। और बिस्मथ का तो ऑक्साइड बेसिक होता है, ये ऑर्डर में दिया भी नहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का ऑर्डर ही मेनली पूछा जाएगा आपसे। अब क्या है, एसिडिक कैरेक्टर, अगर एक और हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर का। अगर यह क्वेश्चन दे दे कि पेंटा ऑक्साइड में चेक करना है किसका ज़्यादा होगा, फिर वैसे ही होगा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा और उस ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होगा। जैसे N2O5 ले लिए, हम लोग P2O5 को डाइमर के रूप में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसलिए मोनोमर वाला फार्मूला नहीं लिख रहे हैं यहाँ। P4O10 होगा, P2O5 का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, एक डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। उसी तरह AS4O10 हो जाएगा, या Sb4O10 है, तो इसमें अगर देखा जाए किसका ज़्यादा होगा, तो फिर N2O5 का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। टॉप टू बॉटम रेगुलरिटी के अनुसार यह डिक्रीज करता जाएगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। तो ये चीज़ जो है NCERT में नीचे वाला तो नहीं दिया है,
तो प्रॉब्लम ये मेंस लेवल या नीट वगैरह के एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या है। अगर ऑक्साइड के अंदर हम लोग को एक बात और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा रहेगा R3NO नहीं बनता जबकि R3PO बनता है या बन सकता, और क्वेश्चन वाला इसमें इंटरोगेटिव साइन लगा देगा। क्वेश्चन का पूछने का सेंस क्या है कि नाइट्रोजन के साथ जब 3 अल्काइल ग्रुप एसोसिएट रहे और डबल बॉन्ड O जुड़ा रहे तो ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। बट फास्फोरस के साथ अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे और एक डबली बॉन्डेड O जुड़ा रहे तो यह स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा? एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर ये बात समझ चुके थे कि नाइट्रोजन जो है वह सेकेंड पीरियड का मेंबर है और उसके पास 2 ही सेल पाए जाते हैं, 2D सबसेल एग्जिस्ट नहीं करता। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि वैकेंट D ऑर्बिटल उसके पास नहीं पाया जाता। जबकि फास्फोरस जो है वो 3rd पीरियड का मेंबर है और उसके पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, जिससे वह अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन शो कर सकता है। बट नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी थ्योरेटिकली 4 मानी जाती है, वह 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। दैट मीन्स आंसर जो है वह पीरियड वाइज पहले सुलझाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन इज ए मेंबर ऑफ N। नॉर्मली हम लोग नाइट्रोजन के लिए N का इस्तेमाल करते हैं, ये अलग की बात है कि यह N2 के फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस P हम लोग लिखेंगे बट वह फास्फोरस रूम टेम्परेचर पर P4 के रूप में पाया जाता है। तो एक जनरलाइज सिंबल लगाए हैं। नाइट्रोजन इज ए मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड, यह सेकेंड पीरियड का मेंबर है। सिंस 2D ऑर्बिटल डजंट एग्जिस्ट, 2D सबसेल बोल सकते, सिंस 2D सबसेल डजंट एग्जिस्ट, due to which it has lack of vacant d orbital in its valence shell या valency shell orbital in its valence shell thus it cannot show expanded octet, and R3NO doesn't exist. R3NO नहीं बनता। इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग खींचेंगे तो कुछ ऐसे होगा।
N डबल बॉन्ड O और यहाँ से 3 R सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ दिखेगा। तो दैट मीन्स इसके अंदर नाइट्रोजन का बॉन्ड अगर गिना जाए तो 5 बॉन्ड है। दैट मीन्स इसके वैलेंस शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, जो 8 से ज़्यादा है, और नाइट्रोजन की क्षमता 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की नहीं होती। तो ये आंसर स्पष्ट हो गया होगा। उसी तरह फास्फोरस जो है, फास्फोरस इज ए मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। इसके साथ ये है कि इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है इसके वैलेंस शेल में। पी इज ए मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड, मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। थ्री डी सबसेल एग्जिस्ट सिंस 3D सबसेल एग्जिस्ट, 3D सबसेल बनता है। थ्री डी सबसेल बनता है ड्यू टू विच, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ड्यू टू विच इट हैज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट 3D orbital, it has availability of vacant 3D orbital, vacant 3D orbital। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 3s2 और 3p3 आएगा। उनको जब बुकों में ये लैंग्वेज लिखा रहता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो उनको लगता है कि अरे भाई इसमें डी तो बनता ही नहीं है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसलिए बोला जाता है कि वैलेंस शेल के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। दैट मीन्स 3D नहीं बन रहा है, बट 3D ऑर्बिटल या 3D सबसेल एग्जिस्ट तो जरूर करता है, इसके पास नहीं है तो वैकेंट तो बोल सकते। और 2D बनता ही नहीं है तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाने का कोई सवाल नहीं था नाइट्रोजन के पास। फास्फोरस में 3D पाया नहीं जाता, वो वैकेंट रहता है, ये तो बोल सकते। चूँकि 3D ऑर्बिटल बनता है फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, स्टूडेंट्स 3D नहीं दिखेगा। बट ये जब बुक राइटर लिखेंगे कि डी ऑर्बिटल वैकेंट पाया जाता है पी में और नाइट्रोजन में नहीं पाया जाता, बच्चों को लगता है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डी नहीं आता और फास्फोरस में भी डी नहीं आता। तो ऐसा डिसिमिलरिटी क्यों है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। तो इसका मेन कारण है कि 3D एग्जिस्ट करता है, वैकेंट है, 2D बनता ही नहीं है, तो वहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल की कोई बात नहीं होती थी। तो इट हैज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट 3D ऑर्बिटल, thus it can show expanded octet, thus it can show expanded octet, it can show expanded octet, expanded octet, due to which expanded octet, due to which तो ये thus it can show expanded octet, due to which R3PO exists, R3PO exists। अब चूंकि यह एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर सकता है, अतः इस आसानी से यह 4 से अधिक बॉन्ड बना सकता है। ऐसे फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी एक्सपेरिमेंटली 6 देखी गई है। ये तो 5 बॉन्ड बनाना है, आसानी से बना लेगा। R3PO बनाना है तो P डबल बॉन्ड O बना लें और 3 अल्काइल ग्रुप को R अल्काइल ग्रुप है और ये 3 अल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है ऊपर वाला स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, नीचे वाला बन सकता है।
अगला हम लोग टॉपिक देख रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के प्रति रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलाइड्स इस ग्रुप के जो फैमिली मेंबर हैं वे बेसिकली दो प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड और दूसरा पेंटा हैलाइड। हैलाइड्स जो होगा उनके दो फॉर्म होंगे, एक का जनरलाइज फार्मूला EX3 और दूसरे का जो जनरल फार्मूला होगा वह EX5 होगा। ट्राई हैलाइड्स और दूसरा पेंटा हैलाइड्स। ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले में एक्सेप्ट नाइट्रोजन बोलना होगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी के पेंटा हैलाइड पाए जाते हैं। ट्राई हैलाइड में सभी के ट्राई हैलाइड्स बन सकते हैं। अब ऊपर वाले में ध्यान से देखना है, मैं ट्राई हैलाइड्स की बात बता रहा हूँ। ट्राई हैलाइड्स, among trihalides of nitrogen only NF3 is known to be stable। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। among trihalides of nitrogen, trihalides of nitrogen only NF3 is known to be stable, is known to be stable। अदर हैलाइड्स या तो एक्सप्लोसिव होंगे या अनस्टेबल होंगे। अदर हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हैलाइड्स ऑफ nitrogen are either unstable, either explosive or unstable, are either explosive or unstable, या unstable होंगी। NCl3 एक्सप्लोसिव माना जाता है, NBr3 या Ni3 अनस्टेबल होते हैं। वे उनके अमोनिएट जो है उसके फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब अमोनिया के साथ उनका जो एडिशन कंपाउंड बनता है उसके फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कौन? NBr3 और Ni3। दैट मीन्स NBr3 Ni3 अमोनिया के साथ एडक्ट का निर्माण करते हैं, उस फॉर्म में पाए जा सकते हैं, अदरवाइज वे अनस्टेबल होते हैं। और NCl3 एक्सप्लोसिव होता है। इसका बेसिक रीजन क्या है स्टूडेंट्स? फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। NF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, NCl NBr के बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होते हैं, वे वीक होते हैं। अतः हम लोग बोलते हैं कि NF3 जब बनता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, इसमें हीट रिलीज होता है। NCl3 NBr3 या Ni3 के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि हैलोजन का साइज बड़ा होने के चलते वो बॉन्ड जो होता है ऊपर से नीचे आने पर वीक होता जाता है, अतः NF3 ही स्टेबल है। मेन रीजन क्या है? NF3 के स्टेबल होने का जो मेन रीजन है स्ट्रॉन्ग NF बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है हैलोजन के अंदर। स्ट्रॉन्ग NF बॉन्ड ये जो है ये किसके चलते होता है? बेसिकली ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, बेसिकली ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। साइज कम है फ्लोरीन का तो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। अब
अब जो NCl3 NBr3 है NI3 है उसमें क्या है कि अदर हैलाइड्स के बारे में हम लोग यही बोल सकते, अदर ट्राई हैलाइड जो होंगे उनके बारे में यही बोल सकते कि उनके बॉन्ड वीक होते हैं। नाइट्रोजन के साथ जो बना हुआ बॉन्ड है वो वीक होता है। NCl NBr Ni ये सभी वीक बॉन्ड है। ये वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि क्लोरीन से काफ़ी बड़ा साइज का क्लोरीन होता, फिर क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन थोड़ा थोड़ा बड़ा साइज के होते हैं। तो वीक बॉन्ड्स होने के चलते ये जो हैलाइड्स बनते हैं वे स्टेबल नहीं होते या एक्सप्लोसिव होते हैं। और इसका मेन कारण है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ अदर हैलोजेंस। क्लोरीन, ब्रोमीन जो है या आयोडीन, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये जो है इनके जो साइज होंगे काफ़ी बड़े होते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर आपको ये समझना है, क्वेश्चन और है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स क्यों नहीं बनाता? वाई पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल? वाई पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन डजंट एग्जिस्ट? वाई पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन डजंट एग्जिस्ट? ये क्यों नहीं बनता? ये बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आ सकता है। नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनता? ऊपर वाले क्वेश्चन का ही जस्ट आंसर होगा। हम लोग जो R3NO नहीं बनता, R3PO बनता है, वैसा ही बात है। नाइट्रोजन जो है वो क्या है? सेकेंड पीरियड का मेंबर है। ये किस पीरियड का मेंबर है? सेकेंड पीरियड का। फिर सेकेंड पीरियड के पास क्या होगा? वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। 2d ऑर्बिटल या 2d सबसेल डजंट एग्जिस्ट। 2d सबसेल नहीं बनता। सेम आंसर है स्टूडेंट्स, ऊपर वाले क्वेश्चन का ही आंसर है। 2d सबसेल डजंट एग्जिस्ट। लैक ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, लैक ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल का अभाव है। ऑर्बिटल, लैक ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। फिर हम लोग का जब वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा, इट कैन नॉट शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इट कैन नॉट शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं कर सकता। दैट मीन्स जब एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं कर सकता तो इस नाइट्रोजन 5 बॉन्ड एक बार में नहीं बना सकता। दस पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन डजंट एग्जिस्ट। ट्राई हैलाइड बन जाएगा, पेंटाहेलाइड नहीं बनेगा। फास्फोरस दोनों बना सकता है, क्योंकि फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का मेंबर है और एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर सकता, इसलिए फास्फोरस में ट्राई हैलाइड पेंटाहेलाइड दोनों बनेंगे। नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाएगा, पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता। 10 पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन, पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन डजंट एग्जिस्ट, नाइट्रोजन डजंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोलिसिस के बारे में देखेंगे कि नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के जो हैलाइड्स होते हैं उनका कैसे हाइड्रोलिसिस होता है, ये अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे।